आज हम लोग एक नए टॉपिक्स को शुरुआत कर रहे हैं। इसमें ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का ही कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग आगे लेकर चलेंगे। इससे पहले दो वीडियो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का बन चुका है जो अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझा रहे थे। वहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग समझे थे, वो दो वीडियो देख सकते हो यहाँ पे। उससे आगे आज हम लोग दो अलग अलग टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ द चार्ज, और एक हम लोग का इसके बाद जस्ट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज्ड स्फेरिकल सेल के लिए। ठीक है, ये दो टॉपिक्स को हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं कि हम लोग अब तक समझ क्या पाए थे। पिछले दो वीडियो में भी सारी बातें हुई थी, स्पष्ट रूप से हम लोग समझे होंगे, लेकिन ये हम लोग को पता था कि किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और वो कॉम्प्लिकेटेड हो तो उसके लिए हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करते थे। गॉस थ्योरम में ही हम लोग ये समझ पाए थे कि किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हम लोग को गॉसियन सरफेस बनाना होगा। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग 4 स्टेप में तोड़े थे, वही 4 स्टेप हम लोग आज भी यूज करेंगे। और इससे पहले जितने भी वीडियोस एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के लिए भी पढ़े हैं उसमें भी ये 4 कॉन्सेप्ट ही लागू किए हैं। तो पिछला दोनों वीडियो ज़रूर देखोगे तभी सारा वीडियो सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आज भी जो पढ़ेंगे वो इससे रिलेटेड ही होगा। पहला कि किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज़रूरी है कि उसके अराउंडिंग हमको एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा, यानी सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है गॉसियन सरफेस हम लोग को प्लॉट करना। ठीक है, किसी भी चार्ज के लिए। ठीक, दूसरा है जब चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस हम लोग प्लॉट कर लेंगे तो उस गॉसियन सरफेस से पी पॉइंट पर जो हम चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, यानी क्लोज इंटीग्रल ऑफ EDS at point P from R distance। ठीक है, R डिस्टेंस पे जो हम पॉइंट लेंगे उसको हम उसके लिए क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ EDS निकालेंगे। उसी में EDS का मान निकालते हैं जिसके लिए एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस होगा, जो अलग अलग शेप के लिए अलग अलग होता है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू पता करना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी चार्ज अलग अलग तरह से कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसमें हम लोग प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोग पढ़ चुके हैं। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये सारा कुछ हो चुका है, इसी चैनल पे तुमको सारा कुछ मिलेगा, अलग अलग टॉपिक्स करके बना हुआ भी है वीडियो। और चौथा और इम्पॉर्टेंट और फाइनल टॉपिक्स होता है जो हम लोग अप्लाई करते हैं, वो है गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं और गॉस थ्योरम का कॉन्सेप्ट EDS, ठीक है, इक्वल टू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोग को पता है। इस पर बैठाकर ही इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं। तो ये 4 वो स्टेप है जिसके लिए हम लोग किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर हम P पॉइंट पर कोई भी डिस्टेंस पे निकाल सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग का पहला टॉपिक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ द चार्ज। और देखते हैं प्लेन शीट ऑफ द चार्ज होता है क्या है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन शीट का मतलब है कि हम लोग एक प्लेन शीट प्लॉट करते हैं। ठीक, एक ऐसा सिंगल लेयर का प्लेन शीट है जिस पे हम चार्ज दिए हुए हैं। ठीक है, और इसी सीट के कारण किसी पॉइंट P पर R डिस्टेंस से, इसके सपोज मान लो इसका ये एक्सिस है। ठीक है, ये एक्सिस है, तो इस एक्सिस के पॉइंट से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है कि कितना होने वाला है। ठीक है, प्लेन शीट समझ सकते हो, जैसे मेरा ये हैंड है तो ये सिंगल लेयर हैंडेड है, सिंगल लेयर का एक प्लेन शीट है जिस पे हम जब चार्ज दिए हुए हैं तो उसके लिए P पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ठीक है, हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि किसी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो गॉसियन सरफेस बनता है वो हमारा एक सिलेंड्रिकल बनता है। तो स्वाभाविक इस पॉइंट के लिए भी हम लोग एक गॉसियन सरफेस प्लॉट करेंगे, वो सिलेंड्रिकल होगा। तो सिलेंड्रिकल के लिए हमको 2 लाइन प्लॉट करना पड़ेगा। यहाँ से ये R पॉइंट पर है, यहाँ से ये भी एक R पॉइंट पर ही R दूरी पर एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, जो K नाम दे देते हैं हम इसका, और यहाँ भी एक सिलेंड्रिकल एरिया कट करते हैं और फाइनली यहाँ से यहाँ एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस प्लॉट कर रहे हैं। ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया। ठीक, जो चार्ज के इस एरिया को कवर कर रहा है, चार्ज शीट के इस एरिया को ये कवर कर रहा है। ठीक है, चार्ज के इस एरिया को हम लोग S इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक, तो इसके लिए इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन, ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये एक एरिया है तो एरिया डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। प्लेन ये होता है तो परपेंडिकुलर लाइन उसका यही होगा। ठीक है, तो इस दोनों के बीच बनने वाला पैरेलल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच बनने वाला जो एंगल होगा वो हमारे थीटा इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक है, वो हमारे लिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो ये हमारा फ्लैट
फ्लैट सरफेस है, तो फ्लैट सरफेस हमारा कितना बन गया, 2 फ्लैट सरफेस बन गया। इसको हम लोग फ्लैट सरफेस 1 बोल रहे हैं और इसको फ्लैट सरफेस हम 2 बोल रहे हैं, ठीक है, जिसका वैल्यू हम लोग डिटरमाइन करेंगे। दूसरा है, एक है, ये है कर्व एरिया, कर्व सरफेस, ठीक है। तो कर्व सरफेस के लिए आउटसाइड ऑफ द सरफेस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ये एरिया ऑफ द वेक्टर, एरिया ऑफ द वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। इस दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर लाइन बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, ठीक। हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच जो रिलेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसमें ई डी एस पढ़ते हैं और ई डी एस कॉस थीटा होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है, इसलिए हम लोग एक ही सतह पर कर्व सरफेस दिखा रहे हैं। ऐसे यहाँ पे भी दिखाया जा सकता था, नीचे भी दिखाया जा सकता था, यहाँ भी दिखाया जा सकता था, कहीं पे भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन इसका मान चूँकि जीरो होता है, इसलिए हम लोग को सिर्फ सॉल्व करने वक्त सिर्फ एक ही सतह पर दिखाना है। बाकी ये पता होना चाहिए कि फ्लैट एरिया एक इधर पे बन रहा है और एक फ्लैट एरिया यहाँ पे बन रहा है। इस दोनों को हम लोग अलग अलग तरह से सॉल्व करके यहाँ पर देखेंगे। तो ये हमारा फिगर हो गया जो प्लेन शीट के लिए बात करेंगे। यही फिगर हम लोग को नोट्स में भी कन्वर्ट करके रखना है। अब आते हैं हम इसके लैंग्वेज पे। चलो देखो क्या लिखे हैं। कंसीडर एन इन्फिनिटी थिन प्लेन शीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैविंग ए यूनिफॉर्म सरफेस एरिया डेंसिटी सिग्मा, ठीक है, ऑन द बोथ साइड ऑफ द शीट। ठीक, ये एक लॉन्ग थिन प्लेन शीट है जिस पे चार्ज हम पॉजिटिव दिए हुए, इसके दोनों ओर पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो बन रहा है वो सिग्मा बन रहा है। ये भी हम लोग समझ चुके थे कि गॉसियन सरफेस बी सिलेंड्रिकल फॉर प्लेन शीट। ठीक, तो सॉल्व करने का ये पहला स्टेप क्लियर हो गया जिसमें गॉसियन सरफेस का पता चल गया। ठीक है, पी पॉइंट पे हम डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट भी ले चुके हैं। अब दूसरा स्टेप में हम लोग को क्या करना था, क्लोज इंटीग्रेल ऑफ गॉसियन सरफेस, जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। हमारे पास यहाँ कितना सरफेस बन रहा है, यहाँ पे 3 बन रहा था, एक फ्लैट ये एरिया, एक 2 बन रहा था और एक ये कर्व वाला बन रहा है। कर्व वाला बहुत सारे बन रहे हैं लेकिन हम लोग को कोई एक लेना है क्योंकि इसके लिए मान 0 बनता है। इसको हम फ्लैट सरफेस 1 बोल रहे हैं जिसके लिए ई डी एस कॉस 0 डिग्री बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर ऑफ द एरिया का डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है, इसलिए थीटा इक्वल टू 0 होगा। दूसरा जो इस सीट पे बन रहा है यहाँ पे, तो फ्लैट सेकेंड पार्ट पे हम बात कर रहे हैं ई डी एस कॉस 0 डिग्री। और तीसरा इंटीग्रेशन ले लेते हैं वो कर्व एरिया के लिए, कहीं पे एक जगह ले लेते हैं, कर्व ई डी एस कॉस 90 डिग्री। ठीक है, ई डी एस कॉस 90 डिग्री। ठीक, अब आते हैं इसके वैल्यू पे, यानी ई डी एस का मान हो गया ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस प्लस ई डी एस प्लस कॉस 90 का वैल्यूज के लिए हम लोग कितना पुट कर लिया, 0 डिग्री। इसके लिए ये पूरा मान कर्व के लिए 0 हो गया। यानी हम कुल मिला के बात करें तो ई डी एस क्लोज इंटीग्रेशन जो हो गया ई इंटू एस प्लस ई इंटू एस, यानी कुल मिलाकर 2 ई एस बन गया सरफेस एरिया के लिए। ठीक है, ये एस क्या है, एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस है। चलो अब ये दूसरा स्टेप के बाद तीसरा स्टेप क्या होता था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पता करना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द गॉसियन सरफेस, इनसाइड द गॉसियन सरफेस, इसके अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग इनसाइड द गॉसियन सरफेस हो रहा है, वो भी क्या हो रहा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाई एरिया। एरिया हम सपोज एस पुट कर रहे हैं तो एस पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा एस। ठीक है, क्यू इक्वल टू हमारे पास हो गया सिग्मा एस। नाउ अप्लाइंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या था, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इक्वल टू चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इक्वेशन 1 से हमारे पास मान ये पता है। ठीक है, इसके जगह पे हम 2 ई एस लिख सकते हैं और क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट को सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट, एस और एस यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है। तो ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था वो ये हमारे पास मान बन गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, यानी इस सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये कैसे हो सकता है कि किसी भी सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करता हो डेंसिटी पे, यानी कितना भी डिस्टेंस पे चले जाएँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम नहीं होने वाला, कुछ ऐसा स्थिति है। इसको समझोगे एज ए एग्जाम्पल, ठीक है। ये प्लेन सीट पे अगर हम लेते हैं तो ये जो प्लेन सीट के लिए लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो बन रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, वो ये है। मान लो हम यहाँ पे इस एरिया पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये ले लेते हैं, तो इस क्रॉस सेक्शन में हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 3 है। अगर थोड़ा और आगे जाकर देख रहे हैं तो फिर हम अगर इतना बड़ा ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं तो यहाँ भी नंबर ऑफ लाइन कितना बन रहा है, 3। अगर अब हम और थोड़ा आगे चले जाएँ, चूँकि ये सभी लाइनें क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है, तो पैरेलल होने की वजह से इसके डिस्टेंस में कोई अंतर नहीं हो रहा है, इसलिए कहीं पे भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम लेते हैं तो नंबर ऑफ लाइंस क्या है, सेम है। इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन पॉइंट चार्ज के लिए ऐसा नहीं था। पॉइंट चार्ज के लिए जो चार्ज बन रहा था, जो लाइनिंग दिखा रहे थे हम लोग, कुछ ऐसा था, ठीक है। ऐसा होने की वजह से क्या हो रहा था कि मान लो हम यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं तो नंबर ऑफ लाइन यहाँ 4 बन रहा है, थोड़ा और आगे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ लाइन 2 बन रहा है, थोड़ा और आगे चले जाएँ तो पता चला नंबर ऑफ लाइन 1 बन रहा है। यानी इस हिसाब से अगर हम देखें तो वहाँ पे जो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² था, यानी डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ घट रहा था। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में प्लेन सीट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई भी डिस्टेंस डिपेंड नहीं करता, यानी कितना भी हम आगे चले जाएं इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा सभी जगह पर, ठीक है, क्योंकि इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे नंबर ऑफ लाइंस जो है वो सभी जगह आपस में इक्वल आ रहे हैं, इसलिए इसकी डिपेंडेंसी डिस्टेंस r पर नहीं होगा। यानी ये सिर्फ डिपेंड करेगा चार्ज की डेंसिटी पे और मीडियम ऑफ द सीट, ठीक है, कि वो सीट का जो मीडियम ले रहे हैं वो कौन सा है। ये एप्सिलॉन नॉट की बातें हम लोग को सबको पता है। चलो यहाँ देखोगे एक छोटा सा टॉपिक्स इसमें ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट सीट फॉर अपोजिट चार्ज। मान लो 2 पैरेलल प्लेट हम ले लेते हैं, ये हमारा पैरेलल प्लेट है, एक ये पॉजिटिव चार्ज पैरेलल प्लेट है, ठीक है। इसी के सेम डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस पे हम एक पैरेलल के फॉर्म में एक और सीट ले लेते हैं जो नेगेटिव चार्ज सीट है, ठीक। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, इसका नाम A है, इसका पॉइंट का नाम B है और इस पॉइंट का नाम मान लो C है, ठीक है। पॉइंट का मतलब ये है क्या, ये टेस्ट चार्ज पे हम बात कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज हम लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान से समझोगे कि इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। बहुत ही सिंपल है, एकदम वर्बली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लो E1 कह रहे हैं, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 कह रहे हैं। तो ये ध्यान दोगे कि अगर हम इस सीट के लिए इसके बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसा होता, कुछ ऐसा होता, क्योंकि प्लस प्लस को रिपल्स करके ये डायरेक्शन पे भागेगा। लेकिन अगर हम इसी नेगेटिव सीट के लिए बात करते हैं तो ये जो प्लस है इसको क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता। अट्रैक्ट करने का मतलब है कि ये दोनों हमारे लिए क्या होता है, सेम डिस्टेंस पे चला जाता, ठीक है। ये अट्रैक्ट होकर भी इसी डिस्टेंस पे जाता, यानी कुल मिलाकर कहें तो ये पहले वाले सीट के लिए डायरेक्शन E1 ये बन गया सेम, और E2 के लिए भी बन गया, ये दोनों सेम बन गया, ठीक है। ये ध्यान रखो। अब आओ मान लो इस पॉइंट C पे बात करते हैं, ये ऑलरेडी प्लस चार्जेस है तो इस प्लस सीट के लिए इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये बनेगी, जिसको हम E1 कह रहे हैं, ठीक। अब इस पॉइंट चार्ज के लिए इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा ये, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव जो है इस नेगेटिव से मिलने के लिए इस डायरेक्शन में इन करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, ये E2 हो गया, ठीक है। पॉइंट B पे भी बात कर लेते हैं। पॉइंट B का मान लो कंपेयर हम इस सीट पॉजिटिव सीट चार्ज E1 से करते हैं, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका डायरेक्शन कुछ ये बनता हम लोगों का, जो इसको E1 कह रहे हैं। लेकिन इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए अगर हम नेगेटिव के लिए बात करते हैं तो ये बनता, जिसको हम E2 कह रहे हैं, ठीक है। एक बात यहाँ ध्यान देने की है कि ये दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण इसके पे रिजल्टेंट मान क्या बन रहा है, 0। इस पर भी देखो रिजल्टेंट जो मान बन रहा है वो क्या बन रहा है, 0। लेकिन यहाँ पर हमारा नेट वैल्यूज बन रहा है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सीट जो होगा उसके लिए अगर E1 के लिए बात करें तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा वही निकलेगा जो अभी हमने निकाल के रखे थे, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये किसी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। यही बात अगर हम E2 के लिए भी कहते हैं तो यही वैल्यू इसके लिए भी पुट करते हैं, क्योंकि इसकी ये भी इस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इस पर कोई डिस्टेंस नहीं है जिसके कारण ये दोनों पे कोई चेंजिंग हो सकती है, और दोनों पे हम सेम चार्ज डेंसिटी दिए हुए हैं, इसलिए इसके भी मान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यानी कुल मिला के कहें तो अगर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो वो E1 का वैल्यू, E2 का वैल्यू, और ये दोनों सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। इसलिए हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पैरेलल इसके लिए जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में बन रहा है, यानी E1 प्लस E2, ठीक है। E1 प्लस E2 यानी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई
टू एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों हाफ हाफ बनकर एक बन गया, यानी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना दो पैरेलल अपोजिट पैरेलल चार्ट सीट के लिए, वो बन गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। या नोट करोगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू opposite and parallel plane sheet इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अगर दो अपोजिट और पैरेलल प्लेन शीट हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, तो वो बनेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एक टॉपिक्स हो गया। एक और हम लोग को पढ़ना है, वो है चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शीट पे। ये हम लोगों का एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का ये अंतिम टॉपिक्स है, जिसके बाद ये टॉपिक्स ही हम लोग का टोटल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या लेना है, एक यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल पे लेना है। ठीक है, मान लिया जाए कि ये एक स्फेरिकल सेल है, ये एक ऐसा चार्ज सेल है जिसके ऊपर में सरफेस एरिया पर चार्ज बटा हुआ है। ठीक है, अब इसके सेंटर से इस चार्ज सीट की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। ठीक है, ध्यान रखो कैपिटल आर है। लेकिन अभी इस चार्ज सीट के लिए हमको एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा, जो पहला ही कॉन्सेप्ट है किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये पहली रिक्वायरमेंट होती है कि हमको एक गॉसियन सरफेस प्लॉट करना होगा। तो अगर हम इसको एक पॉइंट चार्ज मानते हैं तो ऑफकोर्स गॉसियन सरफेस हमारा क्या होगा, स्फेरिकल होगा। ये गॉसियन सरफेस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, जो इस सरफेस से इसके सेंटर से जो हमारे जो डिस्टेंस है वो पी आर डिस्टेंस पर कोई हमारा वैल्यू है। ठीक है, मान लो यहाँ पे पी कोई पॉइंट है जो आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से अधिक है। ठीक, अब हमको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है कि कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, इस सीट के कारण ये प्लस है तो आपको आउटसाइड ही होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो इस प्लेन एरिया के प्लेन का परपेंडिकुलर इसका एरिया फैक्टर होगा। एरिया फैक्टर भी के साथ जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। हम यहाँ भी ले सकते थे, कहीं पर भी ले सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेकिन सेम स्थिति के लिए जो एरिया फैक्टर के साथ जो एंगल पुट होने वाला है वो थीटा इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री पुट होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे थोड़ा दिमाग हम लोग को ये सेट करना है कि ये आर का डिस्टेंस जो है 3 तरह से चेंज हो सकता है। पहला, या तो ये आर पॉइंट पी जो है वो इस गॉसियन सरफेस के यहाँ सरफेस पे हो। दूसरा स्थिति ऐसा हो सकता है कि ये पी जो है उठकर यहाँ पे आ जाए, मतलब बिटवीन द सरफेस एंड द गॉसियन सरफेस हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो केस है वो यहाँ पे आ सकता है। ठीक, कम करके अगर हम करें तो यहाँ आ सकता है। तीसरा स्टेप क्या हो सकता है कि आर जो है बिल्कुल ये अंदर चले जाए। तो 3 स्टेप में इस स्फेरिकल सेल का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले लैंग्वेज लिखते हैं, आओ देखते हैं। चलो देखो जो लैंग्वेज लिखे हुए हैं, क्या लिखे हैं, कंसीडर ए थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर। ये आर रेडियस का एक पतला सा सेल है। ठीक है, जिसके सेंटर ओ पर टोटल में हम लोग प्लस चार्ज दिए हुए हैं। ठीक है, चार्ज ऑफ द सरफेस। इसमें 3 केस पे बात कर चुके हैं। पहला तो ये सेंटर से आउटसाइड पर हो, दूसरा इसके सरफेस एरिया पर हो, तीसरा इनसाइड पर होगा। ये 3 केस देखेंगे। ठीक है, तीनों के लिए लैंग्वेज यही लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे आर अभी ग्रेटर है, एक जगह पर इक्वल होगा और एक जगह पर लेस होगा, इसलिए लैंग्वेज सबके लिए सेम लिखना है। ठीक है, और सबसे पहले ये पता चलिए कि गॉसियन सरफेस ऑफ द सेल इज गॉसियन सरफेस ऑफ द सेल इज स्फेरिकल। ठीक है, जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो स्फेरिकल बनेगा, वो हम लोग को पता चल गया। दूसरा स्टेप में आते थे क्या कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ईडीएस। ठीक है, ईडीएस के लिए हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन बन रहा है। अगर हम यहाँ पे भी चले जाएँ तो भी वही स्थिति बनेगी, यहाँ आ जाएँ तो भी ये बनेगी, यानी कुल मिलाकर कहें तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है, यानी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इक्वल टू ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। एरिया ऑफ द स्फेरिकल क्या होता है, एरिया ऑफ द स्फेरिकल 4πr², जो हमारे लिए यहाँ पे मान पुट करेंगे ई डी एस ई 4πr²। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है जो हम लोग को हेल्प करेगा आगे के लिए। दूसरा आते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
तो इसमें भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए क्यू ही होगा, इक्वल टू क्यू। यानी अब लास्टली हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, जो हम लोग को पता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इक्वल टू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई डी एस का मान इक्वेशन 1 से ई क्रॉस 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई का मान कितना हो गया, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये कई बार हम लोग निकाल चुके हैं अलग अलग, आई थिंक हम लोग कूलम्स लॉ में भी निकाले थे, इससे पहले वाले टॉपिक्स में भी निकाले हुए हैं। तो कुल मिला के कहें तो पॉइंट चार्ज के लिए हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकलेगा, क्योंकि इस डिस्टेंस के लिए हमारा ये जो स्फेरिकल सेल है वो पॉइंट एज अ पॉइंट वर्क कर रहा है। इस वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जो निकली है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकली है एक चार्ज सेल के लिए, वो यही वाला कॉन्सेप्ट निकला है। आओ अब दूसरे केस पे देखते हैं। दूसरा केस क्या बन सकता है, दूसरा केस हम लोग का ये बन सकता है, बी नंबर केस क्या बन सकता है कि इफ़ पॉइंट P lies at surface of the cell, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R। ठीक है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकला हुआ था इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर निकाले हुए थे। तो अब हमारे लिए यहाँ स्मॉल आर की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये यहाँ पर इस चीज़ पे डिपेंडेंसी इसकी हो जाएगी। ठीक है, और तीसरा सी पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इफ़ पॉइंट P लाइज इन द सरफेस ऑफ सेल, अगर सेल के अंदर अगर इसकी डिपेंडेंसी हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में R इज़ लेस देन इतना हो जाएगा। ठीक है, और जब ये अंदर हो जाएगा तो इन दिस केस इनसाइड द सरफेस या सेल द चार्ज Q इक्वल टू कितना होता है, 0। ठीक है, जब Q इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर का ये फार्मूला हम निकाल के रखे हुए थे। इस Q की जगह पर हमको क्या रख देना है, 0 रखना है। ठीक है, इसकी जगह हम 0 रखेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। ठीक, ये बात पहले भी हो चुका है। यानी कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल इज 0, इनसाइड द सेल क्या होगा, 0। ठीक है, ये हो गया कुल मिलाकर हम लोगों का अलग अलग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, यहाँ सबको एक साथ नोट करोगे, देख लोगे। उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स फार्मूला और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका लिखकर इसको एंड करेंगे। मतलब कुल मिलाकर 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हो चुका है, जिसमें सबसे पहले हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में पढ़े हैं, टोटल डिटेल पढ़े हैं उसका। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में टोटल डिटेल पढ़ चुके हैं, और अब ये तीसरा टॉपिक्स था गॉस थ्योरम, जिसका सारा कुछ हो चुका है। सिर्फ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल फार्मूला और ऑब्जेक्टिव जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तैयार करेंगे।